स्वागत करती हूँ आपका सोशियोलॉजी टिप्स बाय शिखा में। आशा करती हूँ मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है नातेदारी की श्रेणियाँ, वो हमारे लास्ट वीडियो से ही रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको नातेदारी के बारे में समझाया था, कुछ डेफिनेशंस बताई थी और नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं, कितनी श्रेणियाँ होती हैं, कितनी कैटेगरी में उसमें बांटा गया है, वो सब कुछ मैंने आपको समझाया था। तो नातेदारी की रीतियाँ आज का जो टॉपिक है, उसमें नातेदारी की रीतियों के बारे में आपको बताऊंगी। रीतियाँ होती हैं नातेदारी से रिलेटेड हमारे व्यवहार। तो क्या व्यवहार होते हैं? देखिए, जब हमारा समाज में किसी व्यक्ति से संबंध जुड़ता है तो नातेदारी जो मिलती है, तो उसके साथ में हमको कुछ व्यवहार भी मिलते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है हम जो एक व्यक्ति से जैसा हमारा व्यवहार है वो दूसरे के साथ भी वैसा व्यवहार हो। तो अलग अलग संबंधों के साथ में अलग अलग व्यवहार करते हैं हम, कभी किसी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता। इसी को बोला जाता है नातेदारी की रीतियाँ। व्यवहार उनके साथ में कैसा करते हैं, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं किनशिप यूजेस। मतलब कुछ देखा होगा आपने कि किसी के साथ तो हम बहुत घुल मिलकर, किसी संबंधी के साथ बहुत घुल मिलकर रह सकते हैं, उनसे खुलकर बातें कर सकते हैं। और कोई संबंधी ऐसा होता है जिसके साथ हमारा श्रद्धा का, सम्मान का व्यवहार होता है, उनसे हम इतना खुल के बातें नहीं कर सकते। एक 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 जो लाज शर्म की बात होती है वो सब कुछ हमको निभानी पड़ती है, बिकॉज समाज में सब चीज़ों को एक बैलेंस करके चलना पड़ता है। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हम नहीं कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है नातेदारी की रीतियाँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी रीतियाँ होती हैं। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट जो रीति है वो है परिहार या विमुक्ता। परिहार या विमुक्ता, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस होता है जिसमें हम किसी किसी को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं यानी उससे हमारा दूर का, हम दूर का ही उससे बोलने का और उसका व्यवहार रखते हैं। परिहार जिसमें एक दूरी बना के, एक गैप बना के रखते हैं। तो समाज में आपने देखा होगा कुछ ऐसे जैसे नातेदारी होती है जिसमें हम उनसे दूर से बात करते हैं। अब देखा होगा आपने जैसे कहीं पे स्त्री होती है जो घूंघट में बात करती है। तो ऐसे कौन से वाले व्यवहार वो रिश्ते होते हैं हमारे, जैसे बहू का अपने ससुर से होता है, सास से होता है, या कहीं पे भाई बहनों का परिहार देखने को मिलता है आपको। तो वो सब क्या है, वो सब ये है इसलिए जिससे उनमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि अंतर संबंध पाए जाए, ऐसा नहीं हो कि वो दूसरे रास्ते पर जाकर अपने संबंध बना ले। तो समाज ने उनको, ऐसे रिश्तों को परिहार का संबंध बोला है, जिसमें हम विमुखता रखते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। जैसे जो एक स्त्री होती है वो अपने ससुर से खुल के बात नहीं करती, एक दूरी के साथ बात करती है। उसके साथ श्रद्धा का जो है हमारा व्यवहार होता है, उनसे हम अपने सम्मान से बात करते हैं। ऐसे नहीं कि उनसे खुल के बात करते। कई समाजों में तो घूंघट जैसे देखा जाता है। सास से होता है, कई कई जगह पे सास और दामाद का परिहार देखने को मिलता है। कई जो जनजाति हैं उनमें भाई और बहन का जो है परिहार बहुत देखने को मिलता है, जिसमें वो साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं परिहार व्यवहार, जिसमें दूरी देखने को मिलती है। अब जो सेकंड है वो है हमारा परिहास संबंधी जो हमारे व्यवहार है, जिसको जोकिंग रिलेशन बोलते हैं। जोकिंग रिलेशन मतलब जिनके साथ हम हंस बोल सकते हैं, जोक्स बोल सकते हैं, मीन्स। तो हंसने बोलने का जो हमारा व्यवहार है वो किन रिश्तों के साथ में होता है? जैसे आपने देखा होगा देवर और भाभी का होता है, ननद भाभी का होता है, जीजा साली का, जीजा साले का जो संबंध होता है वो कैसा होता है? हमारा जोकिंग रिलेशन होता है। मतलब उसमें हम हंसी मजाक के साथ में रह सकते हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा जैसे दादी और पोते का जो रिश्ता होता है वो भी हंसी मजाक वाला होता है। तो ऐसे रिश्तों को बोला जाता है परिहास, यानी हंसी मजाक वाले संबंध होते हैं, उनके साथ हम हंसी मजाक वाला व्यवहार करते हैं। जैसे कई जनजाति होती हैं जिसमें जो दामाद होता है वो सास के साथ में परिहास वाला संबंध रखता है, यानी उसके साथ जोकिंग रिलेशन होता है। ठीक है। और थर्ड जो हमारा है उसको बोलते हैं माध्यमिक संबोधन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेक्नोनिमी। माध्यमिक संबोधन करके क्वेश्चन नहीं आता, सबसे ज्यादा टेक्नोनिमी से आता है। तो कई बार हमको भ्रम हो जाता है कि टेक्नोनिमी क्या है। तो टेक्नोनिमी हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको माध्यमिक संबोधन। देखिए, माध्यमिक संबोधन का जो कंसेप्ट है वो दिया था टायलर ने।
तो टायलर ने जो ये दिया माध्यमिक संबोधन, तो टायलर ने कहा कि जिन जगहों पर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, मतलब ऐसी जगह जहाँ स्त्रियों के द्वारा परिवार चलाया जाता है, वंश की जो वृद्धि होती है वो स्त्रियों के नाम पर ही होती है। तो मातृ सत्तात्मक जो परिवार होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वह जो पुरुष होते हैं उनको दूर का संबंधी मानते हैं, मतलब उनको दूर ही रखते हैं परिवार से। तो जब कभी वो मिलते हैं तो उनको जो स्त्रियां होती हैं वो अपने बच्चों के नाम से पुकारती हैं। आपने भारतीय समाज में भी देखा होगा, जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति का सीधे नाम नहीं लेती, वो उनको अपने संतान के नाम पे पुकारती हैं। जैसे कभी किसी बच्चे का नाम लेके के पिताजी ऐसे करके, या पुत्री का नाम लेके उनके पिताजी ऐसे करके नाम बुलाती हैं, तो उसको बोलते हैं माध्यमिक संबोधन। मतलब उसमें जो डायरेक्ट किसी का नेम नहीं लिया जाता, जिसमें सीधे नाम नहीं लेते, ठीक है, सीधे नाम नहीं लेते, माध्यमिक यानी उसके मध्य में किसी को संबोधित किया जाता है। तो मातृ सत्तात्मक परिवारों से, टायलर ने बोला मातृ सत्तात्मक परिवारों से इस प्रकार के संबोधन की जो है उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ऐसे में जो स्त्रियां थी वो अपने पुरुषों को दूर का संबंधी मानती थी, और जब धीरे धीरे करके उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर, संतान के नाम पर अपने जो पति हैं उनको बुलाना स्टार्ट किया, तो उसको बोला है टायलर ने माध्यमिक संबोधन। जैसे मातृसत्तात्मक वाली जो जनजाति अपने भारत में है, खासी, गारो, ये कुछ जनजाति हैं जो मातृसत्तात्मक है। ठीक। अब फोर्थ जो है वो है मातुले। मातुले मतलब एवेंक्यूलेट, एवेंक्यूलेट। तो ये वाली जो व्यवस्था है, मातुले वाली जो व्यवस्था है, वो मातृसत्तात्मक में पाई जाती है। मातुले का मतलब होता है मामा के साथ में जो हमारा संबंध होता है। तो अगर परिवार मातृ सत्तात्मक है, माता के द्वारा है, तो ऑब्वियसली वो अपने परिवार की तरफ ही अपनी संतानों को बढ़ाएगी। तो मतलब माता के जो भाई हैं, यानी मामा जो होते हैं संतान का, उसके साथ उन संतानों का रिश्ता ज्यादा होता है। कौन से में? मातुले में। जैसे मामा और भांजे का रिश्ता, मामा और भांजी का रिश्ता इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो संपत्ति, मामा की जो संपत्ति होती है उस पर भांजे का अधिकार होता है, वो उनके घर पे ही जाके रहता है, और मामा के प्रति जो उसके सारे कर्तव्य होते हैं वो मामा के घर पर रहकर ही संतान उनको पूरा करता है। यानी एक व्यक्ति है वो अपने पुत्र को ज्यादा महत्व नहीं देता, वो अपने भांजे को ज्यादा महत्व देता है। तो इस प्रकार में आता है मातुले। कई जनजातियां होती हैं जिसमें कि जो विवाह की आयु होती है तब तक तो जो एक व्यक्ति होता है वो अपने माता पिता के घर में रहता है, बट विवाह के पश्चात वो अपने मामा के घर पर ही रहता है और वहीं पर रहकर जो है अपनी जीवन यापन करता है। इसको बोला जाता है मातुले। नेक्स्ट है पितृश्वश्रय यानी एमिटेट। पितृश्वश्रय में क्या होता है, जैसे ये मातृसत्तात्मक में पाई जाती है तो ये पितृसत्तात्मक में। तो जो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, यानी पुरुष प्रधान जो परिवार होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसमें जो होता है वो पिता की बहन यानी बुआ, बुआ का बहुत ज्यादा रोल होता है। इस वाली जो है पितृश्रेय में होता है बुआ का, इसमें मामा का होता है, तो इसमें बुआ का बहुत रोल होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कई जनजातियों की शादी के बाद में जो एक लड़की होती है वो विवाह के बाद अपने दूसरे घर चली जाती है, तो उनका अपने जन्म वाले परिवार में महत्वपूर्ण स्थान रहे, इसके लिए बुआ को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यानी बुआ जो होती है उनका पूरा पूरा अधिकार होता है अपने किन पर, भतीजों पर, भतीजियों पर। उनकी बुआ की जो संपत्ति होती है उस पर भतीजे और भतीजों का ही अधिकार होता है। यहाँ तक कि जो नाम आपने देखा होगा कई समाज में, तो कि जो भतीजे और भतीजे होते हैं उनके जो नाम रखना, नामकरण संस्कार होता है, वो भी बुआ के द्वारा ही किया जाता है। जो बुआ जो नाम रखती है वो ही आगे चलता है। तो इसको बोला जाता है पितृश्वश्रय, यानी एमिटेट जो व्यवहार होता है, जो रीति होती है वो होती है पितृसत्तात्मक में, जिसमें बुआ को प्राधान्यता दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है एंड लास्ट है सह प्रसविता, सहकष्टी
या इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोवैड। कहीं कहीं आपको ये जो कोवैड शब्द है वो हिंदी में ऐसे मिलेगा, कोवैड। तो क्वेश्चन जो है कई बार इस तरह से भी आता है कि कोवैड क्या है। कोवैड होता है जिसमें सह प्रसविता, यानी प्रसव काल में जब किसी स्त्री के बच्चा जन्म लेता है तो वो जो समय होता है उसमें जिस तरह की परेशानियां और कष्ट एक स्त्री सहन कर रही है, तो उसका जो पति होता है वो भी समान उसी तरह के कष्टों को झेलता है। जैसे एक स्त्री के यदि संतान हुई है तो कुछ उसको निषेधों का पालन करना होता है, उसको एक अकेले अलग कमरे में रहना होता है, कुछ ऐसे खान पान को अपनाना पड़ता है जो सिंपल होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कई जनजातियों में, एक एक पुरुष को भी पत्नी के साथ में एक पति को भी निभानी पड़ती हैं, यानी पुरुष भी उन निषेधों का पालन करता है जो उसकी पत्नी कर रही है, तो उसको बोला जाता है सहकष्टी। तो इस चीज़ को कई जनजाति तो बोलती हैं कि ये इसलिए किया जाता है जिससे कि जो नए बच्चे पर और पति पत्नी पर कोई जादू टोना या कोई वशीकरण जैसा कुछ ना कर दे, तो उनको बुरी नज़र उन सब से बचाने के लिए उनको एक साथ अकेले रखा जाता है, जिससे जो आया हुआ जो बच्चा, नया बच्चा जो जन्म लिया है उस पर किसी तरह की प्रेतात्मा या कोई बाधा ना आए, इसलिए। तो सह प्रसविता वह वह व्यवहार जिसमें प्रसव काल के टाइम में पति और पत्नी समान कष्टों को झेलते हैं। जैसे कई एक जनजाति है, आप खासी और टोडा जनजाति हमारे भारत में पाई जाती है। तो खासी जनजाति जो ये है, इसमें ये होता है कि पति पत्नी को प्रसव के बाद में मतलब पति और पत्नी दोनों को जब तक नदी पार नहीं करने दिया जाता, जब तक उनको कपड़े नहीं धोने दिए जाते, जब तक देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, इस तरह के कुछ निषेध हैं जिनका पति और पत्नी दोनों मिलकर उन निषेध का पालन करते हैं। तो इसको बोला जाता है सहप्रसविता, कुवैड या सहकष्टी। और ये कहाँ पाई जाती है? खासी और टोडा जनजातियों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये वाली जो जनजाति है, जो खासी जनजाति है, मातृसत्तात्मक है, और ये टोडा है वो पितृसत्तात्मक है। तो ये आज का जो टॉपिक है उसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ, वो दो ही टॉपिक हैं। एक तो माध्यमिक संबोधन और एक सहकष्टी। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये वाले पॉइंट, काफ़ी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें बार बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन दोनों आते हैं कि टेक्नोनिमी किसे कहते हैं, कोवैड किसे कहते हैं, सहकष्टी क्या होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे सारे जो हमारी जो रीतियाँ हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा खासा जो आपका आंसर है वो इससे रिलेटेड है, वो जो पूरा हो जाता है। तो ये थी नातेदारी की रीतियाँ, व्यवहार। तो आशा करती हूँ आज का जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। बहुत ईजी टॉपिक है। पिछला वीडियो और आज का वीडियो मिला के आपका एक टॉपिक जो सोशियोलॉजी का है, नातेदारी से रिलेटेड, वो पूरा कवर होता है। बहुत स्कोरिंग है। तो चैनल को ऐसे देखते रहिए, आगे और भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।